हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि इस कंसेप्ट पे आए, बात करते हैं 1923 की। 1923 ईस्वी में एसिड बेस के दुनिया में दो बड़ी क्रांतियां घटित हुई। 1923 ईस्वी में ही ब्रोंस्टेन तथा लॉरी ने एसिड बेस को समझने के लिए एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो कि प्रोटॉन पर आधारित था। उसे प्रोटॉनिक सिद्धांत कहा गया। दोनों वैज्ञानिकों ने एक सुर में आवाज से आवाज मिला करके, हालांकि दोनों वैज्ञानिकों ने इंडिपेंडेंटली रिसर्च किया था, लेकिन दोनों एक ही बात कहे, दोनों का एक ही सिद्धांत है, इसलिए दोनों नामों को एक साथ जोड़ करके ब्रोंस्टेन लॉरी का सिद्धांत कहा गया। तो ब्रोंस्टेन लॉरी का सिद्धांत कहता है कि दुनिया में जितना पदार्थ है, अगर कोई उसमें से प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, प्रोटॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति रखता है, तो एसिड कहलाएगा। उसी तरह से बेस के बारे में कहा कि दुनिया का सब पदार्थ जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले, प्रोटॉन ग्रहण कर लेगा, वो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। तो ये बात तो हो गई ब्रोंस्टेन लॉरी की। उसी 1923 ईस्वी में एसिड बेस को और बृहद पैमाने पर एक बड़े परिप्रेक्ष्य में दुनिया को समझ विकसित कराने के लिए लुईस भी तैयार बैठे थे। उन्होंने जो सिद्धांत दिया वो इलेक्ट्रॉन पेयर पर आधारित था, इसीलिए इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहा गया। इन्होंने जो कंसेप्ट दिया, एसिड के बारे में जो बातें कही, वो ब्रोंस्टेन लॉरी के सिद्धांत से ज्यादा विस्तृत था, ज्यादा व्यापक था और ज्यादा से ज्यादा पदार्थों को एसिड बेस के कैटेगरी में ला करके खड़ा कर देता था। क्या है सिद्धांत? तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। लुईस के द्वारा, एक अमेरिकन साइंटिस्ट लुईस के द्वारा एसिड और बेस के बारे में 1923 ईस्वी में कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, क्या कहा गया लुईस के द्वारा। तो बड़ा सिंपल सा थ्योरी है दोस्त, बहुत ही सिंपल सा थ्योरी है। लुईस ने कहा कि दुनिया का वो सब पदार्थ, चाहे वो एटम हो, मोलिक्यूल हो या आयन हो, एसिड कहलाएगा यदि वह जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको एक्सेप्ट करे। तो एसिड के बारे में बहुत सिंपल सा कंसेप्ट दिया गया। कहा कि क्या है? तो इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉनों का जो जोड़ा है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। जितना भी दुनिया का कोई भी पदार्थ, चाहे वो एटम हो या मोलिक्यूल हो या आयन हो, एटम्स हो, मोलिक्यूल्स हो या आयन्स हो, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा, खुद में मिला लेगा या मिलाने की प्रवृत्ति रखेगा, खींच लेगा, वह कहलाएगा एसिड। सिंपल सा बात है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है विद्यार्थियों। आपके पास कोई एक सब्सटेंस है और वो सब्सटेंस जो है, वो पदार्थ जो है, जहां देखा कि उधर इलेक्ट्रॉन पेयर है पड़ा हुआ है, वो खींच ले, अपने में खींचने की प्रवृत्ति रखे, मिला ले अपने में। कहा गया, लुईस ने कहा कि भाई सबको आप समझ लीजिए कि सब के सब एसिड हैं, सब में एसिड का प्रॉपर्टी उन्होंने प्रूफ करके दिखा दिया। तो ऐसा डेफिनेशन देते हैं कि वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन पेयर को, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को क्या करता है? ग्रहण करता है, जो ग्राहक होता है, तो वो क्या कहलाता है? एसिड। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्टर है वो एसिड है। ठीक इसके बाद उन्होंने बेस के बारे में भी एक लाइन कह दिया, इसके जस्ट अपोजिट। कहा कि बेस क्या है? तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, दुनिया का कोई भी एटम, मोलिक्यूल या आयन, कुछ भी ले लीजिए, अणु, परमाणु या आयन दोस्त, अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की प्रवृत्ति रखता है, मतलब दे देता है, वो दाता है। लेकिन दाता मतलब वो क्या देना चाहता है? इलेक्ट्रॉन पेयर देना चाहता है, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा देना चाहता है। मतलब उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ रहे हैं ना? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है उस इलेक्ट्रॉन से जो रासायनिक बंधन में भाग ना ले। एटम के पास मौजूद है लेकिन जो रासायनिक बंधन बना उसमें भाग नहीं लिया, तो पड़ा हुआ है, इसे खाली पड़ा हुआ है, बेकार पड़ा होता है। हालांकि बेकार तो नहीं होता, लेकिन एटम के पास होता है, सेंट्रल एटम के पास, तो उसको डोनेट कर देगा। जाहिर साहब उसके पास एटम होते हैं तो डोनेट कर देता है। तो दुनिया का कोई भी एटम हो, मोलिक्यूल हो या आयन हो, जो लोन पेयर डोनेट करने की प्रवृत्ति रख दे, देने की प्रवृत्ति रखता है, उसको बेस कहा गया। देखिए कितना सिंपल सा बात है। बड़े लोगों की बातें जो होती है ना, छोटी होती है लेकिन बड़ी गंभीर होती है, वही बात हो गई। जो इलेक्ट्रॉन
पेयर डोनर हो, जो इलेक्ट्रॉन पेयर, हाँ यह भी एक एटम हो सकता है या कोई मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर कोई आयन हो सकता है। तो इस दुनिया में क्या है, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं और आयन हैं। लुईस ने कहा कि सब कुछ को आप एक या तो एसिड या बेस कैटेगरी में बांट सकते हैं। हाँ, इसी में साल्ट भी आता है, मतलब आप उनको एसिड के कैटेगरी में या बेस कैटेगरी में रखेंगे। कब? तो जब वह इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा, ग्रहण करेगा तो एसिड होगा। अगर वही इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की प्रवृत्ति रखेगा तो वो क्या होगा, वो बेस होगा। अब आते हैं जरा एसिड को समझते हैं और थोड़ा अब डिटेल में कि आखिर कौन से पदार्थ एसिड हैं। लुईस ने क्या कहा, तो देखिए लुईस ने कहा दोस्त कि जितना भी सिंपल धनायन है, साधारण जो धनायन है, सरल जो धनायन है, सब के सब एसिड्स होते हैं। ऑल सिंपल कैटायंस, सिंपल कैटायन आर एल एसिड। एल एसिड माने लुईस एसिड। आप इसको हिंदी में कहें तो सभी सरल धनायन। इस सरल धनायन क्या है भाई, सरल धनायन एल एसिड होते हैं, माने लुईस एसिड। अच्छा दोस्त, एल एसिड कहने का क्या मतलब लुईस के हिसाब से, लुईस के कंसेप्ट के हिसाब से अगर कोई पदार्थ एसिड है तो उसको लुईस एसिड कहते हैं। सिंपल सा मतलब समझ जाइए। तो सभी सरल जो धनायन होते हैं लुईस एसिड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे Na+ धनायन है ना, Mg++ बोले धनायन है। अगर बात करें अल्युमिनियम पर 3+ है, धनायन है। हमने H पे प्लस दे दिया, भी धनायन है। Cl पर हमने प्लस दे दिया, ये भी धनायन है। अगर मान लीजिए कि हमने लिखा Fe पर प्लस धनायन है, अगर इसी Fe पर अगर 2 को +3 दे दिया हमने तो भी धनायन है। तो इस तरह से जितने भी आपको धनायन मिल रहे हैं सभी सिंपल धनायन दोस्त क्या होते हैं, तो लुईस के हिसाब से एसिड हैं। सब में एसिडिक कैरेक्टर है। अब देखिए क्यों एसिडिक कैरेक्टर है, तो एसिड के बारे में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, एसिड होगा। तो सोचिए जरा, सोडियम का इलेक्ट्रॉन छीन गया तो Na+ हुआ, तो जहां भी इलेक्ट्रॉन देखेगा चाहेगा कि अपने में मिला लें, ये मिलाने की प्रवृत्ति रखता है ना। तो कोई भी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, वो एसिड है। इसका मतलब दुनिया में जितना भी धनायन होगा, सबसे इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ होगा तो धनायन बना होगा, वो सब के सब क्या होंगे, एसिड के जैसा व्यवहार करेंगे। ऐसा लुईस कहते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। अब आते हैं कुछ बात करते हैं, क्या सभी जो एसिड होते हैं उनकी प्रबलता, स्ट्रेंथ जो होती है, एसिड का स्ट्रेंथ बराबर होती है? तो इसके बारे में बड़ा सिंपल सरल कुछ एग्जांपल्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की बात कर रहे हैं, मतलब अम्ल की प्रबलता, अम्ल की प्रबलता मतलब कौन कितना मजबूत है और कौन कितना कमजोर है। सभी एसिड जो है ना बराबर स्ट्रेंथ के तो होंगे नहीं, कोई ज्यादा प्रबल होगा मतलब ज्यादा स्ट्रांग होगा, कोई वीक होगा। तो देखिए बहुत सिंपल सा आते हैं। पहला जो पॉइंट हम आपके सामने रेज करना चाहते हैं, सबसे पहला पॉइंट बहुत सिंपल है, वो ये है कि जो धनायन आप देख रहे हैं, किसी आयन पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वह उतना ही बड़ा एसिड होगा। प्लस चार्ज, प्लस भी प्लस हो गया, प्लस चार्ज पॉजिटिवली जो चार्ज है की मात्रा बढ़ने से अम्लीय प्रबलता बढ़ता है। अम्लीय प्रबलता बढ़ता, सिंपल सा मतलब है कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा इसकी मात्रा होगी, वह उतना ही प्रबल एसिड होगा। अगर एक एग्जाम्पल से इसे हम समझने की कोशिश करें दोस्त, तो आप यहां जरा समझिए इस पॉइंट के एग्जाम्पल के रूप में। अगर मैं कहूं कि Cu+ और Cu++ क्या ये एसिड है, तो आप चिल्ला के बोलेंगे यस एसिड है, क्योंकि दोनों धनायन है। और जो धनायन में पूछो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, Cu++, क्योंकि इस पे देखिए 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और इस पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। उसी तरह से हम आपसे अगर कहें
कि अगर Fe प्लस प्लस है और Fe प्लस 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 3 प्लस है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? तो सिंपल, Fe जो प्लस प्लस है उसके तुलना में Fe3 प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड है। मैं अगर कहूं कि SN2 प्लस है और SN4 प्लस है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? तो अब शायद कहेंगे कि अब ज़्यादा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि जिस आयन पे जो धनायन है उसकी जो मात्रा है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है, वो जितनी ज़्यादा, माने जिस पे जितना ही ज़्यादा वो जो प्लस आवेश आपको दिखाई देगा वो समझ लीजिएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, याद रखना है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। ये तो पहला पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर आते हैं 2 पे कि हमको कैसे बाकी के बारे में समझ आएगा कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक स्ट्रॉन्ग है। तो अब यहां पर देखिए, जो धनायन है ये सब के सब धनायन है। तो धनायन के बारे में आप याद रखिएगा कि जिस धनायन का जो साइज है जितना ही छोटा होगा उसके अम्लीय प्रबलता उतनी ही ज्यादा होगी, मतलब उसमें अम्ल का जो प्रबलता होगी, स्ट्रेंथ होगा, उतनी ही ज्यादा होगा। एक बार फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं। आपके पास बहुत सारे धनायन दे दिए गए और उन धनायनों में देखना है कि किस धनायन का साइज छोटा है। तो जिस धनायन का साइज छोटा होगा इसका मतलब उसमें ये जो पॉजिटिव आयन का जो डेंसिटी होगा वो ज्यादा होगा, और जितना ही ज्यादा पॉजिटिव आयन की डेंसिटी होगी मतलब जिसमें धनायन वाला जो भूख है जितनी ही ज्यादा होगी उतनी ही तेजी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, खींचेगा। और आप तो कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा वो क्या होगा? वो एसिड होगा। तो धनायन की त्रिज्या जितनी छोटी होती है वह उतना ही प्रबल अम्ल होता है। आइए जरा दोस्त इस पर इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। मैं वर्ग 1 के एलिमेंट के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। तो देखिए, आप जानते हैं वर्ग 1 में जो एलिमेंट की बात करें, ली, ना, क, रब, रहने देते हैं आगे, चलिए ये भी लिख दिए, फ्रा की बात कर रहे हैं। तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी एक पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी एक पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है। ओके, अब जरा देखिए, अगर मैं बात करूं कि इसका साइज जितना बड़ा है उससे थोड़ा सा इसका बड़ा साइज है, उससे इसका साइज और बड़ा है, आपको पता ही है, पहले से भी जानते हैं आप, और बड़ा है, ये और बड़ा है। तो अगर जो ऊपर आपने लाइन लिखा हुआ है ये थोड़ा और बड़ा है भाई, ये जो ऊपर जो लाइन लिखे हैं कि आयन की जो त्रिज्या होगी जितनी छोटी होगी वह उतना ही प्रबल क्या होगा? अम्ल होगा। तो त्रिज्या छोटी होगी, तो त्रिज्या तो Li की छोटी है। तो अगर इसमें अम्लीय गुण की बात करें कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो आप देख पा रहे हैं कि लिथियम जो है Na प्लस से Li प्लस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस तरह से K प्लस, इस तरह से अम्लीय गुण की बात होगी। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं मिटाऊंगा आगे, चूंकि भी बहुत सारी बातें करनी है मुझे, कि लेसन की डेफिनेशन लिख करके छोड़ देना मुझे, तो आप इसको समझना भी है, बहुत गहराई से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि अगर लुईस के सिद्धांत से अगर कोई आता है क्वेश्चन, चाहे एग्जाम कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें आपका सवाल बन जाए। जरा देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये है, आपको बताना है कि इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो आपको समझना होगा कि ये है इतना बड़ा, तो ये थोड़ा और बड़ा होगा और ये बड़ा और होगा। ये ऐसा मैं किस आधार पे बोल रहा हूं? तो आपको पता है वर्ग 2 के जो एलिमेंट होते हैं उसमें एलिमेंट है, याद करिए, बे, मग, का, सर, बरा। तो साइज तो ऊपर से जैसे आप नीचे की तरफ आते हैं क्रमशः बढ़ते जाते हैं, तो आपने बचपन में पढ़ रखा है। तो जब साइज ये बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके आयनों का साइज उसी क्रम में बढ़ेगा। तो जिस आयन का साइज जितना ही छोटा होगा उसमें अम्लीय गुण, अम्ल की जो प्रबलता होगी उतनी ज्यादा होगी, अम्ल की प्रबलता, स्ट्रेंथ।
तो ये हो गया आपके। एक्चुअली सबके जड़ में क्या है बात दोस्त, ये याद रखिए, सबके जड़ में बात ये है कि जो आयनिक इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज होते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा वह धनायन उतनी ही प्रबल आयन होगा। बस सिंपल सा बात याद कर लीजिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये जो लाइन लिख रहा हूं ना सब पर भारी है, इसी पर जो आगे जो 2 पॉइंट हमने बताए इसी पे एक्चुअली वो आधारित है, इसी से उसकी व्याख्या होगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना अधिक होता है वह धनायन उतना ही प्रबल अम्ल होता है। अब दोस्त मैं आपको बता दूं कि एक अलग टॉपिक हो गया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अब सिंपल सा मतलब समझ जाइए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है कि जब कोई न्यूक्लियस होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक एटम है, यहाँ पर उसके न्यूक्लियस हैं, यहाँ पर बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो नेट फोर्स जो एक्सपीरियंस करते हैं उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो सोचिए जरा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा से ज्यादा होगा, उसके साथ क्या बातें होगी कि वो इलेक्ट्रॉन के प्रति उतनी ही प्रेम दर्शाएगा, मतलब वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सिंपल सा बात है, ये याद रखना है आपको। अब आते हैं कुछ और फैक्टर्स पे जो कि एसिड और बेस को डिसाइड करते हैं। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके जो सेंट्रल एटम होता है, केंद्रीय परमाणु होता है, उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता, अधूरा भरा होता है। उन्होंने मॉलिक्यूल्स तो बना लिए, अणु तो बना लिया, लेकिन एकदम तड़प रहे होते हैं ताकि उनका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो सोचिए, ये केंद्रीय परमाणु जो कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो तड़प रहे हैं, उनको कहीं से अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मिलता है तो तुरंत क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरह से आपके पास जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि वे अणु जिसके सेंट्रल जो एटम है, केंद्रीय परमाणु है, उसका ऑक्टेट जो है अष्टक अधूरा भरा हो। वे अणु जिसके केंद्रीय परमाणु का ऑक्टेट जो है, ऑक्टेट पूरा नहीं हो या अधूरा भरा हो, पूरा नहीं हो, वह एल एसिड होता है। कोई भी ऐसा आप ले लीजिए एग्जाम्पल जिसका जो केंद्रीय परमाणु है, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल से समझिए ज्यादा अच्छा है। यहां अणु कहने का मतलब कि ऐसा जिसमें सेंट्रल एटम हो, याद रखिएगा। तो अब यहां पर जैसे बात ये लागू नहीं होगी, आपने H2 लिख दे क्योंकि सेंट्रल एटम इसमें है ही नहीं ना। लेकिन यहां पर देखिए, हम बात करते हैं AlCl3 की, हम बात करें BF3 की, हम बात करते हैं BF3 है BCl2 की, हम यहां से बात करें अगर MgCl2 की। तो जितने भी इसमें एटम जो आपके सेंटर में मौजूद हैं, आप देखिए ध्यान से, इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये अल्युमिनियम है। अल्युमिनियम के आखिर में, अंत में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्त, और 3 ही क्लोरीन से इन्होंने बंधन बना रखा है। तो इस तरह से आप देखिए, तो इसके अल्युमिनियम के जो टोटल इसके जो सेल है, उस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो पाए? आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है 3 तो उसका अपना था और 3 से उन्होंने शेयर कर रखा है, तो कितने हुए? 6 इलेक्ट्रॉन हुए ना। तो ये कितनी की ख्वाहिश रखते हैं? ये तो चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास 8 आ जाए, तो अभी तो 2 की कमी है, तो जाहिर से भूखे पड़े हैं। इनको जैसे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो सब के सब क्या होता है? आप जानते हैं एसिड होता है। अगर बात करें यहाँ पर BCl2 की, तो आप देखेंगे कि जो बेरिलियम होता है, बेरिलियम के आखिर में, अंत में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
और इन्होंने 2 क्लोरीन से बॉन्ड बना रखा है। तो अगर पूछिए बेरिलियम से कि भाई तुम्हारे अंतिम जो कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब हो गया कि 4 इलेक्ट्रॉन लेके जिए जा रहा है, तो जाहिर सा है कि इलेक्ट्रॉन की तो भूख है ना इसके अंदर, तो ये सब के सब क्या है, एसिड हैं। आइए कुछ और बातों पे चर्चा करते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसका जो सेंट्रल एटम है उसका डी ऑर्बिटल अधूरा भरा हुआ है। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड आपको मिल जाए जिसका जो डी ऑर्बिटल अधूरा भरा हुआ है, इनकम्प्लीट भरा हुआ है, दोस्त समझ लीजिएगा कि वो लुईस एसिड है। एग्जाम्पल के तौर पे पहले लिखते हैं, पॉइंट लिखते हैं। वे कंपाउंड्स जिसका सेंट्रल एटम का डी ऑर्बिटल अधूरा होता है, अधूरा भरा होता है या खाली होता है। अधूरा या आप खाली कह सकते हैं, है ही नहीं तो खाली होता है। अब अधूरा या खाली है वो लुईस एसिड है, एल एसिड होते हैं। अब देखिए जरा एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए। आपके पास PCl5 है, ठीक है, आपके पास NCl4 है, आपके पास SiCl4 है, ETC ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं जहां पर देखेंगे कि जो केंद्रीय परमाणु है ना अधूरा भरा हुआ है। तो इसमें ऐसा करते हैं कि SiCl4 को एग्जाम्पल के रूप में मैं ले रहा हूं और आपको दिखा रहा हूं कि कैसे इसका जो केंद्रीय परमाणु है वो अधूरा भरा हुआ है। जरा देखिए Si 14 एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। आप देखिए 14 हो गया ना, 2 2 4 6 10 10 4 14। अब आपको पता है दोस्त कि ये एक बार आता आ गया, 2 2 बार आता है, अभी तो 3s 3p 3d आना बाकी है ना। तो इसका मतलब 3d में 0 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। तो 3d में 0 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं मतलब इनका जो पांचों के पांचों ऑर्बिटल है 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5, ये पांचों के पांचों जो ऑर्बिटल्स हैं ये क्या है, एकदम खाली पड़े हुए हैं। तो ऐसा कोई भी आपको अगर कंपाउंड्स मिल जाए जिसका डी ऑर्बिटल अधूरा भरा हुआ रहेगा, इनकम्प्लीट भरा हुआ रहेगा, वो समझ लीजिएगा कि लुईस एसिड होगा। अब एक आखिर पॉइंट, अगर कोई आपको ऐसा मॉलिक्यूल मिले जिस मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है वो मल्टीपल बॉन्ड बनाता हो लेकिन डिफरेंट एटम से बनाता हो, तो वह मॉलिक्यूल भी आपका एसिड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे CO2 है, तो CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में देखिए ये मल्टीपल बॉन्ड है। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा का गैप है और इस गैप की वजह से क्या है ये, तो लुईस एसिड कहलाएगा, एल एसिड। एक बार बोल दो बैठने के लिए, हम आगे 2 मिनट में बैठे हैं ना। एल एसिड कहलाता है। उसी तरह से आप SO2 ले लीजिए, अब देखेंगे कि ये क्या है, बना हुआ इस तरह से, ये क्या है, ये एल एसिड है। तो इस तरह से दोस्त ये एसिड के बारे में बातें थी, आगे की बातें और भी होगी, बहुत सारी बातें हैं, कल होगी।